नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर लखनऊ से पहले बता दें, जहां पर काकोरी इलाके में यूपी एटीएस का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। एटीएस को इलाके में कुछ संदिग्धों के छिपे होने की सूचना मिली है। यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की टीम संयुक्त रूप से ये सर्च ऑपरेशन चला रही है और जानकारी के मुताबिक एक मकान में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है, जिसके बाद ये रेड की गई है। संतोष शर्मा मेरे से होगी जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट यहाँ से? पुलिस को जानकारी कहां से मिली? कितनी टीमें हैं यहाँ पर और कितने लोगों की तलाश हो रही है? देखिए, यूपी एटीएस का ये सर्च ऑपरेशन है जिसमें यूपी एटीएस की कमांडो टीम है, लखनऊ पुलिस की लोकल पुलिस दो आतंकी पकड़े जा चुके हैं। बड़ी खबर, यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ लिया है काकोरी इलाके से। संतोष, बिल्कुल, ये 2 आतंकियों को पकड़ लिया है। अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है यूपी एटीएस के अनुसार। ये अलकायदा के दोनों संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्त में आए हैं यूपी एटीएस के। इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इस सर्च ऑपरेशन में यूपी एटीएस की कमांडो टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। घर को पूरे तरीके से घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी के बाद इन 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। लंबे समय से यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस के इनपुट मिल रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं और खास करके स्वीपिंग मॉड्यूल के तौर पर। उसी इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस ने आज ये बड़ा ऑपरेशन किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये वो इलाका है जहां पर साल 2017 में, मार्च 2017 में जो सैफुल्ला एनकाउंटर हुआ था, जो संदिग्ध आतंकी मारा गया था पूरे यूपी एटीएस के एनकाउंटर में, ये उसी इलाके में ये दोबारा से एक हरकत समझ में आई है, हरकत सामने आई है, जिसमें अलकायदा के ये 2 लोग संदिग्ध अभी तक बताए जा रहे हैं जिनको की हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जी संतोष, किस तरह से कड़ियां जुड़ती हैं? सुराग कहां से मिला और इन दोनों आतंकियों के तार अलकायदा से जुड़े, इसके बारे में किस तरीके से और जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं। वो बस इतना ही बता पाए हैं कि अलकायदा के जुड़े हुए लोग हैं, अलकायदा से जुड़े हुए लोग थे। अब इनका अलकायदा में किस तरीके से कनेक्शन था, ये डायरेक्टली वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ ये किस तरीके से मददगार थे और लखनऊ में किस इरादे से आए थे, ये तमाम ऐसे पहलू है जिनसे इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन लंबे समय से यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि अलकायदा या तमाम आतंकी संगठनों के कुछ लोग यहाँ पर हरकत कर रहे हैं। लगातार उनकी आना जाना शुरू हो रहा है और ये काकोरी का फरीदीपुर इलाका है जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन किया गया। जी संतोष, लखनऊ से ये 2 गिरफ्तारियां, क्या मुमकिन है कि आगे भी छापामारी लगातार जारी रहेगी कुछ और ठिकानों पर आसपास? बिल्कुल, ये अभी इसमें ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अलकायदा के 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, उसके बाद से जाहिर है कि इनके जो अन्य मददगार होंगे वो हो सकता है कि लखनऊ या आसपास के जिलों में हो, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। अभी एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, उसके बाद से संतोष, मैं रोकना चाहूंगी, चलेंगे सीधा अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, जो कंफर्म है वो हमें जानकारी मिली है कि 2 अलकायदा के ऑपरेटिव हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इस छापेमारी के दौरान एकदम सटीक इनपुट मिला था, जिसके बाद एटीएस ने अपने कमांडोज के साथ भारी भरकम फोर्स के साथ वहां पर रेड की है, जिसमें आज तक कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। उसके मुताबिक 2 अलकायदा ऑपरेटिव को पुलिस ने पकड़ा है। वहां से कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कुछ इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। तो फिलहाल जो कार्रवाई है वो यूपी एटीएस की चल रही है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अलकायदा के 2 ऑपरेटिव्स को एटीएस ने इस बिल्डिंग से हिरासत में लिया है और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। काफी सामान भी एटीएस को इस छापेमारी के दौरान इस बिल्डिंग से रिकवर भी हुआ है। आपको बताऊं कि 2 से 3 साल पहले भी इसी इलाके के आसपास एटीएस ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब फिर आज जो कार्रवाई हुई है सटीक इंफॉर्मेशन पर, उसके बाद जो अलकायदा के 2 ऑपरेटिव हैं उनको एटीएस की टीम ने पकड़ा है। अभी भी एक्शन जारी है। काफी इम्पोर्टेंट सामान इनके पास से रिकवर हुआ है, जिसके बारे में एटीएस खुलासा करेगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ा एक्शन है। 2 अलकायदा ऑपरेटिव को पुलिस ने पकड़ा यहाँ से। अरविंद, यही सवाल मैं संतोष से भी जानना चाह रही थी, अगर आप और जानकारी दे पाए, क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है, सामान बरामद हुआ है, क्या आगे भी छापेमारियां जारी रहेंगी? क्या और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये इनिशियल एक्शन है, क्योंकि जैसे ही एटीएस को इस बारे में जानकारी मिली नौजो तुरंत, जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष लखनऊ से बता भी रहे थे और तस्वीरें भी आई हैं कि तुरंत एटीएस की टीम कमांडोज के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हमें जो कंफर्मेशन मिली है यूपी पुलिस की तरफ से कि ये
ये दोनों अलकायदा के ऑपरेटिव हैं और इनके पास से कुछ एक्सप्लोसिव भी रिकवर हुआ है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कुछ देर बाद एटीएस की तरफ से की जाएगी, लेकिन बड़ा एक्शन है। क्या इनकी मंशा थी, क्या आगे एक्शन, इनका प्लान ऑफ एक्शन था, क्या यूपी में कोई बड़े धमाके की साजिश थी, इन तमाम चीजों का खास खुलासा यूपी पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों ही जो ऑपरेटिव है वो अलकायदा से कनेक्टेड है और इनके पास से काफी भारी तादाद में जो सामान है वो भी रिकवर हुआ है। अरविंद, क्या ये जानकारी मिल पाई है किस तरह के लिंक्स इनके अलकायदा के साथ थे हिंदुस्तान में? आखिर मकसद इनका क्या था, खासतौर पर अगर इस इलाके की बात करें, लखनऊ के इस इलाके की, या फिर इनकी एक्टिविटीज किस तरह की थी? देखिए नवजोत, अगर मैं बात करूं अलकायदा की, तो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट AQIS अलकायदा ने जब अनाउंस किया था 2014 में अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, तो आप हमें नहीं भूलना चाहिए कि अलकायदा ने जो आमिर घोषित किया था वो संभल का रहने वाला था। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो आमिर था, जो चीफ था अलकायदा का, वो संभल का रहने वाला था। हालांकि अफगानिस्तान में उसको फोर्सेस ने मार गिराया था, लेकिन यूपी में अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े कई जो एक्टिव मेंबर थे उनको दिल्ली पुलिस ने भी 2 साल पहले अरेस्ट किया था। और काफी ज्यादा जो दिल्ली पुलिस का कहना था, उस वक्त खुफिया एजेंसियों का कहना था, कई ऐसे मेंबर हैं जो यूपी में एक्टिव हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई ये जरूर कही जाएगी। और सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि यूपी से कनेक्शन रहा है, खासकर अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े आतंकियों का। और संभल का रहने वाला जो बहुत पहले पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था, बाद में उसकी अफगानिस्तान लोकेशन मिली थी और 1 साल पहले उसे मारा गया था। जब 2014 में अल जवाहिरी ने अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट की घोषणा की थी, तो बाद में ये जानकारी आई थी कि संभल का रहने वाला जो पाकिस्तान बेस्ड हो गया था वो ही इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ था। लेकिन फिलहाल अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर रेड चल रही है यूपी एटीएस की, 2 अलकायदा ऑपरेटिव को हिरासत में लिया। अरविंद, मैं रुकूंगी, जरा संतोष से एक अपडेट ले लेते हैं। संतोष, अभी क्या हलचल है वहाँ की? देखिए, यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम, कमांडो टीम उस घर को पूरे घेर करके, अब अगर कहा जाए कि 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब पूरे घर का ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोकल पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो। मार्च 2017 में जिस तरीके से अरविंद ओझा जी बता रहे थे कि मार्च 2017 में इसी इलाके से सैफुल्ला पकड़ा गया था, सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था। उस एनकाउंटर के बाद से तमाम गिरफ्तारियां हुई, चाहे वो कानपुर हो, संभल हो, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम गिरोह की गिरफ्तारियां हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से अगर माना जा रहा है कि अब इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जो नेक्सस है, अलकायदा के जो लोग हैं, जो मददगार हैं, उनकी तरफ अपना रडार और उन पर अब शिकंजा कसेगा, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल। और अभी यानी 2 संदिग्ध एटीएस और अपने कमांडोज के साथ जिस तरीके से छापामारी वहां पर हुई है, 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया, काफी सामान भी संतोष बरामद हुआ है, उसके बारे में कुछ अपडेट दे पाएंगे? तस्वीरें लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसी इलाके की, काकोरी इलाका लखनऊ का, जहां पर एटीएस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। संतोष, देखिए, जो अभी सामान मिला है तो दस्तावेज मिले, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 3 मोबाइल मिले हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, 3 मोबाइल इन दोनों के पास से मिले हैं और इसके साथ ही कुछ ड्राइव्स मिली हैं जो इन्होंने, माना जा रहा है कि इनके पास से डॉक्यूमेंट्स सब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इसको सेव करके रखा हुआ है। अभी तमाम सामान जो इनके पास है उसकी जांच की जानी आवश्यक है, ये जांच किया जाना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है कि जांच के बाद ही एक्सपेक्ट करेंगे क्या पुलिस इसके बारे में क्या जानकारी देती है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे से संतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और वहां का काकोरी इलाका, जहां पर एटीएस की टीम कमांडोज के साथ वहां पर पहुंची। और इस बीच संतोष जो अपडेट दे रहे हैं वो ये कि अतिरिक्त सुरक्षा बल को वहां पर बुला लिया गया है, लोकल पुलिस को भी वहां बुलाया गया है, ताकि अगर किसी तरह की कोई और गतिविधि होती है तो पुलिस बल अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहेगा। सामान मिला है काफी सारा, वहां से दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरविंद ओझा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए दोनों को हिरासत में लिया गया है और पुष्टि आज तक तो सबसे पहले एटीएस के सूत्रों से पुष्टि हुई कि ये दोनों जो ऑपरेटिव है वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि संतोष ने बताया नवजोत की, जो सैफुल्ला है जो 2 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ था वो भी इसी के आसपास इलाके में ही उसने अपना हाइड आउट बनाया हुआ था। और जैसा कि मैं बता रहा था कि अलकायदा का यूपी में अच्छा खासा बेस रहा है
आपको ये समझना होगा कि 2014 में जब अल जवाहिरी ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये बताया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हम अनाउंसमेंट करते हैं अलकायदा के, उसके बाद ये जानकारी आई थी खुफिया एजेंसियों के जरिए, और हमने बाकायदा दर्शकों को बताया था कि दरअसल मैं अरविंद रोकना चाहूंगी, सीधा चलेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त लोकेशन से जुड़ गए। समर्थ, वहां की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, अपडेट वहां से दीजिए। देखिए, ये काकोरी एरिया है और जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लैक कमांडोज यहाँ पर खड़े हैं। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये घर आपको देख पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है देखिए कि अंदर ही कार्रवाई हुई है और पुलिस यहाँ पर लोगों को हटा भी रही है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा भीड़ लगा रहे हैं। कहानी ये कि जो अलकायदा के जो सस्पेक्ट्स हैं, दो उनको यहाँ पर पकड़ा गया, ये काफी छुपे हुए थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कमांडोज यहाँ पर जो है लोगों को हटाना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से यूपी पुलिस जो है लोगों को हटा रही है। ओवरऑल कहानी आप सामने की देखेंगे, कमांडोज की तस्वीरें, कमांडोज तक यहाँ पर आ गए तो सीरियसनेस आप मैटर की समझ सकते हैं किस तरह से कमांडोज, यूपी एटीएस और यूपी पुलिस लगातार रेड कर रही। घंटों से यहाँ काकोरी एरिया में रेड चल रही थी और अब जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एकदम लाइव विजुअल्स आप आज तक पर देख पा रहे हैं। यही वो एरिया है जहां पर रेड चल रही थी और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो जो सस्पेक्ट है अलकायदा का, वो यहीं पर छुपा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, जो कमांडो को जस्ट सामने हाउस के बगल में दिखेगा, घर के बगल में वो पोजिशंस में यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, ये किनारे करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सीरियसनेस किस तरह की है। और पीछे जाके मीडिया को सलाह दी जा रही है कि वो पीछे जाकर इसकी कवरेज करें, ज्यादा आगे आने को किसी को। जी समर्थ, बिल्कुल आप वहां से दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन जरा बताइए आसपास के इलाकों में भी जाहिर सी बात है अचानक से कमांडोज का वहां पर पहुंचना, पुलिस बल वहां पहुंचना, हलचल जरूर होगी वहां पर आसपास के लोगों में भी। मकान किस तरह पता चला? हलचल मची हुई है और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले भी भगदड़ी मची थी और पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश कर रही थी। सामने आप देख रहे हैं दो ब्लैक कमांडोज है जो लगातार हटा भी रहे हैं। यहाँ पर अभी जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर काफी अच्छी खासी भीड़ थी, लोग आए हुए थे, पर जैसे ही जब देखा पुलिस ने कि ऑपरेशन में जो है वो असर पड़ सकता है, इसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन की वजह से सबको पीछे खदेड़ा गया और काफी बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े सब जो है रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आए और अब जो है धीरे धीरे करके मीडिया को भी इस एरिया से हटाया जा रहा है। पर हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइव विजुअल सबसे नजदीक से हो सकते हैं वो आप आज तक पर देख पा रहे हैं। इसलिए लाइव विजुअल कमांडो खड़े हैं, आप सामने फ्रेम में देख पाएंगे तो 4 से 6 कमांडो। घर से जहां से ये दोनों सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया गया है, इस घर के बारे में जानकारी दे पाएंगे? किसका घर है, आसपास का इलाका किस तरीके का है, कुछ और जानकारी मिल पाई है इसमें? अभी फिलहाल यूपी एटीएस और यूपी पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है कि घर किसका है, ये यहाँ कहां से रहते थे। नंबर हालांकि सूत्रों के मुताबिक हमें जो पता चले हैं वो ये है कि 2 अलकायदा के सस्पेक्ट्स यहाँ से होल अप करके यहाँ पर छुपे हुए थे। अब इनको इनपुट मिला है, उसके बाद एटीएस और यूपी पुलिस पहुंची, साथ में स्थानीय पुलिस जो है उसका भी इन्होंने सहारा लिया है। यहाँ काकोरी की पुलिस जो है वो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर देखिए, जो भीड़ इस पूरे एरिया में लगी थी खाली करवा दिया गया है, कमांडोज आप देख पा रहे हैं। और ये जो घर आप सामने देख रहे हैं, घर जो है जिस पोजीशन में आप कमांडो खड़ा देख रहे हैं वो एकदम अलर्ट पोजीशन पे, और ऐसा लगता है कि जैसे ही बाहर कुछ आएगा तो वो पूरे पोजीशन में हम मेंटेन किए हुए हैं। एक कमांडो सामने देख पा रहे हैं, उसके जस्ट पीछे 2 कमांडोज खड़े हुए हैं और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आपको फ्रेम में 6 से 7 कमांडोज नजर आएंगे। और अंदर जो है, जहां तक अभी पता चल पा रहा सूत्रों के मुताबिक, अंदर यूपी एटीएस की भी टीम है और यूपी पुलिस की ज्वाइंट टीम है जो अंदर इंटरोगेशन भी कर रही है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, सबसे क्लोज जो व्यू आप कह सकते हैं इस एरिया का। बिल्कुल, आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं समर्थ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन समर्थ, साथ ही साथ अपडेट ये भी दीजिए, इन दोनों के पास से, जैसे मेरे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ मौजूद है, संतोष मेरे सहयोगी मौजूद है, लेकिन लाइव लोकेशन से समर्थ हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, अपडेट दीजिए जरा, इनके पास से सामान भी कुछ बरामद हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए, बरामदगी को लेकर अभी पुलिस चुप्पी साधे हुए है, अभी कुछ भी नहीं बता रही। मैं आपको लगातार जो विजुअल्स दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आसपास के एरिया की हैं, जो थोड़ी भीड़ अभी आप देख पा रहे हैं। ये पूरा एरिया अभी भीड़ से खचाखच भरा था। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, लोगों को लगा कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो इतना, फिर धीरे धीरे सबको यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया। और अब यहाँ की तस्वीरें इस तरह से हैं कि कुछ लोग खड़े हैं और मीडिया वाले
को भी पीछे करने की हिदायत दी गई है। यानी कि मैटर जो है वो इतना हल्का नहीं है, सीरियस नजर आता है और यही रीजन है कि ब्लैक कमांडोज को यहाँ पर लाया गया है। 6 से 8 कमांडोज आप सामने ब्लैक कमांडोज देख पा रहे हैं जो बताते हैं इस मैटर की सीरियसनेस कितनी है और अलकायदा से लिंक्स जुड़े हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और राजधानी लखनऊ जो इस समय ऑलरेडी दिल्ली के बाद अगर देखा जाए तो सबसे हैपनिंग स्टेट कैपिटल कही जाती है, वहां पर ये सीन्स दिखना ये काफी जो है चौंकाने वाला है। और साथ में देखना है कि अब यहां से इनके पास क्या बरामद होता है, इनके लिंक्स किससे किससे थे और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका अलकायदा से लिंक क्या था, डायरेक्टली जुड़े थे या एज अ स्लीपर सेल काम कर रहे थे, ये देखना अभी होगा। क्योंकि जैसे ही सुरक्षा एजेंसीज इनको लेके वहां से बाहर निकलती हैं तो एक एक करके चीजें सामने आएंगी और पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मसले के पीछे असल रीजन क्या है। बिल्कुल, और तमाम जो सामान वहां से बरामद हो रहा है उसमें किस तरह की चीजें हैं, क्या एक्टिविटीज इनकी थी। लेकिन समर्थ, आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, लगातार हम देख भी रहे हैं, आप बता रहे इलाका कैसा है। अब अगर आपकी कहीं आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो इनकी एक्टिविटीज को लेकर, ये घर किसका है, क्या ये लोग यहाँ पर रेंट पर रह रहे थे, कितने समय से ये लोग रह रहे थे, क्या यहाँ पर किसी और का भी आना जाना था, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। समर्थ, देखिए इसको यूपी एटीएस और यूपी पुलिस एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह कर रही है। इसमें कोई भी चीज मीडिया को रिवील नहीं करी जा रही है। जो तो अलकायदा सस्पेक्ट्स की बात है वो भी हमें पता चली सूत्रों के मुताबिक। बस तस्वीरें जो हैं वो दिखाने वाली हैं। अलर्टनेस जो ब्लैक कमांडोज का लगाना अपने आप में सीरियस बात है। मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पर जो अलर्टनेस आप यहाँ पर ब्लैक कमांडोज की देख पा रहे हैं वो लगातार यहाँ पर है और ये वही एरिया है जहां पर 2017 में लखनऊ में सैफुल्ला का इनकाउंटर हुआ था। तो ये एरिया अपने आप में एक हैपनिंग एरिया लखनऊ का माना जाता है। यूं तो लखनऊ का ये आउटस्कर्ट्स एरिया है, बाहरी इलाका है, पर यहां पर इस तरह की गतिविधियां होना एक तरह से चौंकाने वाली बात है। खैर अभी क्योंकि पुलिस चुप्पी साधे हुए है, क्लैरिटी आने में समय है और यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सा मूवमेंट कमांडोज यहां पर और 2 लगा दिए गए हैं और धीरे धीरे जो है वो अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। घंटों से ऑपरेशन 1-2 घंटों से चल रहा है जितना हमें बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। पर अभी इसको लेकर ये लोग रेंट पर थे या यहां रहते थे, ये इसको लेकर क्लैरिटी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और ना ही उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से मिल पा रही है। फिलहाल जो विजुअल्स है वो आपको सबसे नजदीक से आज तक दिखाने की कोशिश कर रहा है, इतना नजदीक से कि हम लोग को भी यहां से हटने को भी बोला गया, हम थोड़ा पीछे अभी हुए हैं। बट अब सारे सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए जो कि सिक्योरिटी पर्सन हम लोगों को बताए हैं उसके बाद हम लोग सारे अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लखनऊ के काकोरी से जहां पर एक बड़ी चीज घटना हुई है। जी बिल्कुल समर्थ, लगातार नजर बना रहे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूपी में बीजेपी का जलवा जारी है। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, जिसने 2022 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश डाल दिया है। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक बीजेपी की धूम अब तक देखने को मिली है। ये यूपी में खिलते कमल का जश्न है। सूबे में चुनाव के नाम बदल जाते हैं, नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से नहीं बदलती ऐसी तस्वीरें। बीजेपी के दफ्तरों में डांस करते कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के बीच लहराते कमल के झंडे, मिठाई खाकर जीत का जश्न मनाते नेता। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की जंग, हर कहीं बीजेपी बाजी मार रही है। जिसकी वजह बीजेपी अपने काम को बताती है, पीएम से लेकर सीएम तक की पीठ थपथपाती है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ।
पंचायत चुनाव में बीजेपी के जश्न का सिलसिला थमा भी नहीं था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आया, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यूपी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव की 75 सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 67 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में 367 सीट जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। वहीं 2019 चुनाव में भी यूपी में एक बार फिर कमल ने परचम लहराया और बीजेपी सहयोगियों के साथ 64 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के हालातों पर जमकर सियासत हुई। अस्पताल में मची अफरा तफरी की बात हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, गंगा में बहते शवों का मामला हो या फिर बद इंतजामी, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। चुनाव में मुद्दे जमकर उछले। वहीं योगी को लेकर नाराजगी की अटकलें सामने आईं, लेकिन ये मुद्दे नतीजों में तब्दील नहीं हो सके। पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। आज तक ब्यूरो। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शहर शहर हिंसा हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के दावों का क्या हुआ, क्यों प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं दी गई और क्यों मतदान केंद्र जंग का मैदान बन गए। प्रयागराज, अमरोहा, हमीरपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, चुनाव ब्लॉक प्रमुख का, पर तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। हर ओर हंगामा, हिंसा, झपट और अफरा तफरी। झड़प और अफरा तफरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी के शहर शहर से आई हिंसा की तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के सारे दावे फेल कैसे हो गए और प्रत्याशियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी हिंसा को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में चुनावी हिंसा के पीछे सरकार की शय है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरा आयोजित जब वायलेंस हो तो उसको आप क्या कहेंगे। ये पूरी तरह से जंगल राज है, जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेवारी है वही लैंड ऑर्डर को बिगाड़ने में शामिल थे। वोटिंग के पहले ब्लॉक चुनाव के नामांकन के दौरान भी प्रदेश भर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। नामांकन के वक्त प्रदेश का हर दूसरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया था। कहीं पथराव हुआ था तो कहीं फायरिंग। सरकार ने तब हिंसा के पीछे विरोधियों की साजिश का आरोप लगाया था और हिंसा फैलाने वाले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। ये काहे की हिंसा हुई, कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के सदस्य क्यों ना हो। लेकिन इन दावों के बावजूद ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ब्लॉक चुनाव में बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बागपत में हार से उसके सामने कई सवाल भी खड़े हुए। बागपत जिले की 6 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक सीट किसान यूनियन के मद्देनजर गई तो बाकियों पर राष्ट्रीय लोकदल या फिर निर्दलियों का कब्जा रहा। यह साफ दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इन सब के बीच किसान आंदोलन कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, अभी के सियासी समीकरण तो यही कहते हैं।
ताकत दिखाने की होड़ कुछ ऐसी मची कि शहर शहर जंग के मैदान में बदल गया है। ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है यूपी में विधानसभा चुनाव का रण कितना भीषण होने वाला है। आज तक बोले बड़ी खबर सबसे पहले लखनऊ के काकोरी इलाके से, जहां पर 2 अलकायदा के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ी खबर, उनके पास से प्रेशर कुकर, बम, हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकियों का नाम शाहिद है और मलियाबाद का रहने वाला है। शाम 5 बजे यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे। लखनऊ के मलियाबाद का रहने वाला एक आतंकी, यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़ा है और बड़ी खबर यह कि उनके पास से प्रेशर कुकर, बम बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज जिनके बारे में अभी फिलहाल जानकारी आना बाकी है। प्रेशर कुकर, बम और कई हथियार इनसे बरामद हुए हैं। लगातार पिछले 2 घंटे से एटीएस की टीम कमांडोज के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी और ये वो तस्वीरें देखिए, कमांडोज की तस्वीर पोजीशन के साथ उसी इलाके में, उसी घर के बाहर जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है दोनों आतंकियों की। अलकायदा के दोनों आतंकी, किस तरह का लिंक था, मंशा क्या थी, यहां किस इरादे से ठहरे हुए थे, कितने दिन से यहां ठहरे थे। संतोष मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। संतोष, क्या अपडेट वहां से अभी? देखिए, बिल्कुल मैं उस घर के बिल्कुल बगल में है, यहीं पर ये देखिए ऑपरेशन चल रहा है। एटीएस के जो कमांडो हैं बिल्कुल मुस्तैद है। ये पूरा घर है, ये शाहिद नाम का व्यक्ति है जो हिरासत में लिया गया है, जिसका कनेक्शन अलकायदा से बताया जा रहा है। अलकायदा के अलावा, शाहिद के अलावा एक और व्यक्ति भी हिरासत में है, जिसको कि हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। शाहिद मलियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे घर में ऑपरेशन किया गया। अंदर जो डिवाइस है, जो अंडरग्राउंड अगर कोई बंकर बना करके कोई चीज न छिपाई गई हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूपी एटीएस ने अपनी टीम, एक्सपर्ट टीम बुलाई है। एटीएस की कमांडो टीम एक अंदर है और एक बाहर। ये जो तस्वीरें हम देख सकते हैं, ये ठीक ये शाहिद का घर है। नूशी इंपोरियम इस घर के अंदर खुला हुआ था। इसी नूशी इंपोरियम के अंदर ही जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनका के कनेक्शन अभी तक अलकायदा से बताया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अंदर अभी यूपी एटीएस की टीम है। जो कहा जा रहा है कि पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जो घर की बात करें तो घर से अभी तक 3 से 4 बोरियों में सामान इकट्ठा किया गया है। यूपी एटीएस ने जो सामान जब्त किया है, 3 से 4 बोरियों में सामान जब्त किया गया है। उसमें अंदर कुछ दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिवाइसेज हैं, डीबीज हैं, सीडीज हैं, जिनको कि यूपी एटीएस ने जब्त किया हुआ है। इसके साथ ही अभी अंदर पूछताछ चल रही है। घर के अंदर 2 महिलाएं भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो यूपी एटीएस का मार्च 2017 के बाद ये गाड़ी देखिए, ये सबूतों को लेकर के, ये जो गाड़ी एक इनोवा है, ये गाड़ी लेकर के जा रही है। इसके बाद से अब ये जो सामान था जो घर से बरामद हुआ, उसको लेकर यूपी एटीएस की एक टीम जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अभी अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो ऑपरेशन है, देखिए ये कमांडो बिल्कुल गेट पर घात लगा करके बैठे हैं कि जरा सी हरकत होगी तो उस हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। संतोष, एक बड़ी खबर हमें बताइए, क्योंकि शाहिद नाम का जो आतंकी पकड़ा गया है। संतोष, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही, बड़ी खबर ये भी बताइए, ये घर किसका है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? जी, देखिए ये घर शाहिद का ही बताया जा रहा है। ये शाहिद है जो इस घर में रह रहा था। नूशी इंपोरियम इनके घर में खुला हुआ था। ये मलियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि एटीएस की तरफ से नहीं हो पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इनके जो ससुराल, जहां पे इनके जो रिलेटिव्स हैं वो फतेहपुर के रहने वाले हैं, वहां पर भी यूपी एटीएस की टीम एक पहुंची हुई है। वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। ये घर, ये शाहिद का घर बताया जा रहा है, जहां पर ये नूशी इंपोरियम खुला हुआ था। ये मलियाबाद इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अंदर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बाहर एटीएस की कमांडो की टीम पहुंची हुई है। अंदर जो एटीएस के जो इंस्पेक्टर है, वो वहां पर 3 इंस्पेक्टर की अगुवाई में टीम अंदर पहुंची हुई है, जो पूछताछ कर रही है शाहिद से। और शाहिद के अलावा एक और व्यक्ति जो उनका मददगार है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जी नवजोत। बिल्कुल,
मददगार के बारे में और जानकारी अगर आप दे पाए। और दूसरी बड़ी खबर मैं सीधा चलूंगी, अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, लगातार लोकेशन से संतोष जानकारी दे रहे हैं, 2 शाहिद और उनके साथ एक और शख्स और इसके साथ 2 महिलाएं भी वहां पर मौजूद है। एक एम्पोरियम बाकायदा वहां चल रहा था और घर शाहिद का बताया जा रहा है। अरविंद ओझा। जी देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आज तक को एक्सक्लूसिव मिली है। उसके मुताबिक जो प्रेशर कुकर बम मौके से रिकवर किया गया है वो काफी हैवी विस्फोटक से लदा हुआ है। और जो यूपीएटीएस के जरिए जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक लखनऊ के किसी बड़े जगह पर कई लोकेशन की रेकी की थी और उसके बाद बड़े बम धमाके की साजिश थी। लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो गिरफ्तार अलकायदा के ये टेररिस्ट हैं उनके जम्मू कश्मीर कनेक्शन के बारे में यूपीएटीएस को पता चला है। लिहाजा यूपीएटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर के काउंटर पार्ट को इस बारे में जानकारी दी है और डिटेल खंगाली जा रही है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये 2 जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं ये काफी ज्यादा हाईली रेडिकलाइज्ड है और बड़े बम धमाके की साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके के सामान इनके पास से रिकवर हुए हैं, हथियार रिकवर हुआ है, उसके अलावा प्रेशर कुकर बम वो रिकवर हुआ है। और यूपीएटीएस के एक बड़े अधिकारी ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक जो प्रेशर कुकर बम है वो हैवी विस्फोटक से बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं और ये भी पुख्ता जानकारी दी कि लखनऊ के कई प्रोमिनेंट जो इलाके हैं वहां पर बम धमाके की साजिश थी। लेकिन बड़ा खुलासा यही किया है कि जम्मू कश्मीर कनेक्शन भी इनके जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में जो काउंटर पार्ट है उसको जानकारी दे दी गई है। लेकिन ये भी मैं नौजोत यहाँ आपको बताता चलूं कि अलकायदा का फुटप्रिंट खासकर उत्तर प्रदेश में काफी पहले से मिलता रहा है। तो ये बड़ा एक्शन है यूपीएटीएस का। रोकना चाहूंगी अरविंद ओझा, जरा जल्दी से संतोष के पास अपडेट है। संतोष, जी नवजोत, देखिए ये पड़ोसी है जिससे की जानकारी मिल पा रही है। ये घर किसका है, कौन रह रहा था? किस घर के बारे में जानकारी है? जी जी, ये घर हमारे बगल में जो है वो गुड्डू साहब का है, उसके बगल में जो सिराज साहब का है, उसके बगल में जो है रियाज साहब का है। ये शाहिद कौन है? ये पहला घर जो है यहाँ कमांडो खड़े हुए हैं, ये शाहिद साहब हैं। उसके बगल में भी कमांडो खड़े हुए हैं, इनोवा खड़ी हुई है और वो आपका रियाज साहब का है। ये क्या करते हैं शाहिद, यहाँ पर कब से रहते, कहाँ के रहने वाले? शाहिद साहब जो है वो कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले हैं, लखनऊ के ही रहने वाले। 12-13 साल से हम इनको देख रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं शाहिद? ये वर्कशॉप है इनका अपना। काहे का वर्कशॉप? मैकेनिक, मोटर मैकेनिक। और ये जो निशु एम्पोरियम है ये खुला हुआ है? जी, एक जो निशु एम्पोरियम खुला हुआ है कपड़ों वाला। हाँ। वो पहले घर की बात कर रहे हैं, दूसरे इस घर में कौन कौन रहता है? शाहिद के अलावा घर में कौन कौन रहता है? शाहिद के अलावा और कोई नहीं रहता है, इन्हीं का परिवार रहता है। उसके बगल में घर में कौन कौन है? इनके 2 बच्चे हैं, मियां बीबी हैं। अच्छा, जी जी। और बगल वाला घर किसका है जो जहाँ पे कमांडो खड़े हैं? जी, वो सिराज साहब का है। ये सिराज कौन है? ये गुड्डू साहब के जो बगल में रहते हैं वो सिराज साहब हैं, हम पड़ोस में ही रहते हैं। ये शाहिद के भाई हैं? कौन है? शाहिद के भाई नहीं है, सिराज साहब और रियाज साहब ये दोनों आपस में भाई हैं। अच्छा, सिराज रियाज ये आपस में? हाँ, जी जी। मतलब ये शाहिद, रियाज और सिराज 3 घरों में छापेमारी हो रही है। तीनों घर में पुलिस खड़ी हुई है, हम लोग को तो उधर जाने भी नहीं दिया गया है। ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर हम यहाँ तो 12 साल के करीब थे, अपना बिजनेस करते थे। हाँ। तब से हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। कोई बाहर के लोग आ रहे थे, कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कुछ बाहर से लोग आते थे रात बिरात मिलने के लिए क्या कुछ? सर हमारे जानकारी में नहीं है, ना मैंने ये देखा है। ये लोग करते क्या है? सर सिराज साहब और रियाज साहब गवर्नमेंट जॉब में थे। और कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, कौन से विभाग में? विभाग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये मालूम था कि गवर्नमेंट जॉब में थे और कम से कम 8-9 साल पहले इनका रिटायरमेंट भी हुआ है। अच्छा, रिटायर्ड है लोग? जी। अच्छा, और शाहिद साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से अपना यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं और इनका छोटा सा अपना एक गैराज है। सऊदी से लौटने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए? नहीं, ये इनका परिवार यहाँ रहता था। 9 साल पहले ये सऊदी में थे, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है। अच्छा। 9 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। ठीक है। ये क्या मलिहाबाद के रहने वाले हैं? कुछ मलिहाबाद से कनेक्शन है इनका लखनऊ के? मलिहाबाद में आपस में रिश्तेदारियां, बहन है इनकी। अच्छा, बहराइच का कोई कनेक्शन है क्या? बहराइच या फतेहपुर के लोग? सर कनेक्शन के बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, नहीं हमें कोई जानकारी। आप इनको कब से जानते हैं? हम इनको 12-13 साल से जानते हैं। आप क्या करते हैं? सर यहाँ हमारी छोटी सी शॉप थी जो लॉकडाउन में हमने बंद कर दिया था, यहाँ से फर्नीचर उठाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग आते जाते रहते हैं? सर हमने देखा नहीं है, हमने नहीं। ये ऑपरेशन कब से चल रहा है? कितने घरों में ऑपरेशन चल रहा है? 3 घरों को सील कर रखा है, 3 घरों। अच्छा जी, सिराज साहब का भी घर है, रियाज साहब का भी है, शाहिद साहब का भी घर है, 3 घरों को सील रखा है। अभी तक किसी को देखा पुलिस ले जाते हुए?
नहीं सर, उधर हमें जाने नहीं दिया गया। अच्छा, हमें रोक दिया गया। आप लोगों को भी रोका गया कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे? हाँ, हमें रोका गया कि बाहर आप लोग मत निकलिए। कितने बजे आ गई थी पुलिस? सर कम से कम 3 घंटे पहले से फोर्स लगी हुई है। जी जी। देखिए, ये रियाज, सिराज और शाहिद, ये 3 मकान हैं जिनके घरों में ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जरा उनसे बात कीजिए, बिल्कुल जरा और जानकारी उनसे इकट्ठा कीजिए। क्या उम्र उनकी है, कितने समय से रह रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 बच्चे भी वहाँ पर है, परिवार में कौन कौन लोग आते थे, ये पूरी डिटेल जरा उनसे जानिए। उधर न जाने दिया गया, हमने देखा जी जी, आप लोग के जरिए से ही हमें सारी जानकारियाँ मिल रही है। अलकायदा का कनेक्शन। इनके परिवार में कौन कौन है? जी, इनके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? इसकी परिवार की बात कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक का नाम फहाद है, 14 साल का है। एक 9-10 साल का है, जिसका नाम हमद है। जी जी। अच्छा। और मियाँ बीवी है। अच्छा, और सिराज और इनके दूसरे जो, वो सर गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हैं। उनके बच्चे? उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बालिग हैं, अपने अपने काम से लगे हुए हैं। क्या काम करते हैं वो लोग? सर प्राइवेट अपना कोई काम करते हैं। अलकायदा से इनके रिश्ते बताए जाते? तो अलकायदा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बता दें अलकायदा कौन है, कहाँ है, कैसे हो गया अलकायदा। पाकिस्तान गए थे ये लोग, कभी ऐसी कुछ जानकारी? पाकिस्तान के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है। ये लोग यहाँ उनकी गतिविधि कैसी होती थी, कुछ लगा कभी संदेह? हम लोग से बहुत ही अच्छे और प्यार से मिलते थे, ठीक है ना। बहुत ही, हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। अब ये क्या हो रहा है ये हमें भी मालूम नहीं। जो शाहिद हैं, सिराज हैं, इनकी उम्र क्या होगी, तीनों लोगों की? साहब का जो उम्र है लमसम 50 साल है। रियाज साहब, सिराज साहब कम से कम 6-7 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं, तो उम्र का अंदाजा आप मानो 60+ है। अच्छा जी जी। और इनके घर में और कोई मतलब महिलाएं और कितने लोग रहते हैं सिराज वगैरह? नहीं, सिराज साहब के एक बच्चा है, मिनाज साहब, वो भी बालिग है, उनकी शादी हो गई है। वो अपने एक बेटे के साथ अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे और कोई भी रहता है उनके साथ? उनके बेटे के परिवार में कौन कौन है? नहीं, उनका बेटा है, उसकी बीवी है। अच्छा, बेटा क्या करता है उनका? बेटा इनका वो बैटरी, इन्वर्टर बैटरी का शायद काम करते हैं कहीं पे। क्या बेटा कभी बाहर गया है, सऊदी गया हुआ है? नहीं, हमें ऐसी जानकारी नहीं है, हमें ऐसी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ शाहिद ही बाहर गए हैं, दुबई गए? हाँ, शाहिद 8-9 साल पहले थे, वहाँ से आए हुए हैं। अच्छा जी। और ये जो बाकी दोनों लोग हैं, ये लोग गवर्नमेंट जॉब में थे? कौन से विभाग में थी, नहीं जानकारी? विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विभाग के बारे में कोई जानकारी। रेलवे में कहा कुछ जानकारी कोई नहीं बताया? गल्ला खरीद फरोख्त की जो भी विभाग है, ठीक है ना, तो जी जी, सिराज साहब शायद उसमें थे। जी जी। और परिवार में इनके कौन कौन रहता है? परिवार में इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। एक हसन साहब है, अली साहब हैं। इनके घर में कुछ ऐसा लगा कि कभी कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, कोई बाहर के संदिग्ध लोग आ रहे हैं? सर हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। संतोष, रात में हलचल बढ़ जाती हो? ना, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। संतोष, उनसे जरा पूछिए कि ये घर क्या उनका अपना है या रेंट पे है, ये भी जरा जानकारी लीजिए। ये घर इनका अपना है कि ये किराए? तीनों लोग का घर अपना है। अच्छा जी जी। ये तीनों इनका कब से यहाँ पे इन लोगों ने ये बनवाया है कि इन्होंने बनाया खरीदा? देखिए, हम 12 साल से लमसम इनको हम जानते हैं। उससे पहले क्या था, जमीन खरीदी थी, बना था या नहीं बना था, वो हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये तीनों का घर इनका अपना? हाँ। हिल स्टेशन तो मानो कोरोना स्टेशन बन गए, इतनी भीड़ जुट रही है कि प्रशासन भी फेल है। मसूरी में तो हर आने जाने वाले के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं दूसरी जगहों पर भी सख्ती की जा रही है। मनाली से मैड्रिड तक, शिमला से लंदन तक, मसूरी से कान तक, दिल्ली से टोक्यो तक, बेकाबू बेलगाम भीड़। कोरोना गया नहीं, तीसरी लहर डरा रही है, लेकिन लोग बेपरवाह हैं, बेकाबू हैं, बेलगाम हैं, मानो ऐलान कर चुके हैं, आ कोरोना गले लग जा। हिल स्टेशन तो जैसे इन्फेक्शन के स्टेशन बन गए हैं। थोड़ी ढिलाई क्या हुई, लोग पहाड़ों की वादियों में जाकर खो गए। न महामारी की चिंता, न जान की परवाह। अब मनाली को ही ले लीजिए। मॉल रोड पर बेतहाशा भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्ती का ऐलान किया, लेकिन शुक्रवार की तस्वीर खुद तस्दीक कर रही है कि लोगों पर इसका क्या असर हुआ है। शुक्रवार शाम मॉल रोड पर 2000 से ज्यादा सैलानी उमड़ पड़े। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल,
न मास्क की परवाह। नहीं, काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी टाइम बाद अभी घर से निकले हैं तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो पहले कभी आए थे तो क्राउड इतना नहीं था। आज पब्लिक परेशान है, तो इस जगह पे भी किसी को पता है, किसी को नहीं पता मास्क के बारे में। को अगर नहीं पहना हुआ तो उसका चालान काटा जा रहा है। तो आदमी घूमने के लिए आया, वो रिक्वेस्ट कर रहा है सबको भी आज वार्निंग दो, हमें छोड़ो, पर नहीं, वो अपना फर्ज बना रहे हैं, अभी हमारा कानून है। प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए, 300 से ज्यादा चालान काटे गए। सैलानियों को लगातार हिदायत दी जा रही है। जो नो मास्क नो सर्विस की स्ट्रेटजी है उसको वो इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं, हम ये नहीं चाहते कि टूरिस्ट हमारे यहाँ ना आए, बट हम ये चाहते हैं कि टूरिस्ट आए तो कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स को, उस बिहेवियर को फॉलो करें। पहाड़ों की रानी शिमला में भी गर्मी से बचने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना का डर किसे है? कुछ मास्क लगाकर कोरोना प्रोटोकॉल की लाज रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को इसकी परवाह कहाँ है। शिमला के ये जो हिमाचल में जो वेदर है इसको एंजॉय करने आए हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट ओवर देयर इन पंजाब, एंड वी थॉट वी शुड टेक अ ब्रेक एंड वी शुड रिफ्रेश आवरसेल्फ। तो यहाँ तो एक तो कोरोना ड्यूरेशन के बाद, पैंडेमिक के बाद लोग निकले हैं घरों से कि थोड़ा घर में रह के लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो यहाँ ये है कि थोड़ा आउटिंग के लिए आए हैं, लेकिन एकदम से खुलने की वजह से यहाँ रश हो गया है। डलहौजी भी सैलानियों से फुल है, सड़कें गाड़ियों से भरी हैं, होटल पैक हैं। ऐसे में कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन महामारी का क्या होगा, इसकी चिंता किसे है। मसूरी की वायरल तस्वीरें तो आंखों से ही नहीं उतर रही। कैंपटी फॉल में जिस तरह से सैलानी जुटे, जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक बना, उसके बाद प्रशासन की नींद खुली। अब मसूरी जाने वाले सैलानियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इतना ही नहीं, कैंपटी फॉल में एक बार में 50 से ज्यादा सैलानी नहीं जा पाएंगे। सैलानियों को आधे घंटे से ज्यादा रुकने की इजाजत भी नहीं होगी। डीजी साहब के स्तर से और हमारे एसएसपी साहब के स्तर से भी आदेश है कि मसूरी में पहले तो जिनकी पास कोविड रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है और होटल की बुकिंग है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसने किया है, सिर्फ उसी को एंट्री दी जाएगी। उत्तर भारत के पहाड़ खचाखच सैलानियों से भरे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में थोड़ी राहत है। सख्ती के कारण यहाँ के हिल स्टेशनों पर सन्नाटा है। ऊटी से लेकर कोड इकोनाल तक सैलानियों के लिए बंद हैं। 80 दिन हो गए। अब सोमवार से इन्हें भी खोला जा रहा है। उम्मीद है यहाँ उत्तर भारत के लिए हिल स्टेशन वाले हालात नहीं होंगे। प्रशासन सबक लेगा, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखेंगे। शिमला से विशाल शर्मा, डलहौजी से विशाल आनंद और ऊटी से अक्षयनाथ के साथ आज तक ब्यूरो।